हाँ, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जो कि हम लोग जो है सो आज यूथ टाइम्स कंपटीशन जो है, इसमें जो है आरआरबी 2020 के लिए जो सामान्य विज्ञान को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज बायो सेक्शन को देखेंगे। इससे पहले बायोलॉजी का पहला जो है चैप्टर का हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। यह दूसरा वीडियो हम लोगों का है। इसमें आज हम लोग कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य को हम लोग देखेंगे, सेल थ्योरी को देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल फंक्शन को देखेंगे। इसमें जो है जंतु कोशिका को हम लोग देख रहे हैं। क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है, ये तो कथन सत्य है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है। आधी होनी चाहिए, 2 गुनी लिखा है। अगला देखिए, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये तो सही कह रहा है। जनन ग्रंथि यानी गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्धसूत्रण क्या होता है? युग्मक जो है कि उत्पादन के लिए ही होता है। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसको बार बार अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठता रहेगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अगला है, क्या लिखा है? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब अगर गुणसूत्रों की संख्या 23 मैंने ये जैसे क्या होता है 23 जोड़े यानी कि 46 होता है, तो इसमें क्या हो जाता है? अर्धसूत्र जो है 23 हो जाएगा। तो अगर मतलब 4 है तो ये आधा होकर 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है सो इसका जो है ये होता है, आधा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं कोशिका का मास्टर? नाभिक को कहा जाता है मास्टर। कोशिका का मास्टर किसको बोलते हैं? नाभिक को कहते हैं। ऐसे अगर ग्रंथि में मास्टर कहे तो पीयूष ग्रंथि में कौन होता है? पीयूष ग्रंथि मास्टर है ना। ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये मास्टर कहते हैं। लेकिन अगर कोशिका में कहा जाए, कोशिका में कौन सा होता है? तो कोशिका में जो नाभिक होता है वही जो है सो मास्टर कहा जाता है कोशिका का। देखिए, कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। नाभिक जो है कि डीएनए की ब्लूप्रिंट अवयव अपने समाहित रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? देखिए, सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया है, ये भी नाभिक ही होता है। देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका, बी में है नाभिक, सी में गोल्जी का ये है मतलब गोल्जी बॉडी, और डी में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी जेई 23/5/2019 का क्वेश्चन है, जो कि शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो आइए इसमें जो है ये देखते हैं क्या है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसको पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस कहते हैं। और जो है सो नाभिक को तो समझ ही गए हैं कि मास्टर कहा जाता है। नाभिक को मास्टर बोला जाता है, मास्टर ऑफ सेल कोशिका का मास्टर बोला जाता है। ये देखिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? सभी जानते हैं, है ना। क्या है? हरित लवक दिया हुआ है, लाइसोसोम दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, राइबोसोम क्या दिया हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस बोला जाता है। और देखिए क्या कहा जाता है कि हरित लवक क्या होता है? यानी कि क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल होता है। तो इससे क्या होता है कि पौधे की जो पौधों का रंग जो है सो वो ग्रीन कलर का इसी के चलते होता है, हरा इसी के चलते, हरित लवक के चलते होता है। और हरित लवक से ही जो है सो लोग ये पौधा जो है सो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन। ये जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। आइए दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है लाइसोसोम, दिया है गोल्जी बॉडीज, दिया है सेंट्रोसोम और दिया है राइबोसोम। ये आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है और इसका आंसर भी यही होगा, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम जो है जंतु कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है और डी डुवे इसकी खोज जो है डी डुवे साहब ने किया था। और कब किया था ये भी बता दे रहे, डी डुवे ने किया था और ये 1955 में किया था, इसको 1955 में किया था। ठीक है, 1955 में इसका खोज किया था। ठीक है इसमें जो है इसका प्रमुख कार्य जो होता है, इसका प्रमुख कार्य जो है एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना होता है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत यूनिट इकाई क्या है। तो ये एक कोशिका लिखा हुआ है, बी में अंग है, उत्तक है या फिर नाभिक है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका को कहा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई। इसको कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। इसका खोज किया था, खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसके बाद ये जो है 1665 में किया था खोज। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक का पता किसने लगाया था, ये रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था कब, 1831 में। ये 1831 ईस्वी में इसका खोज किया था। समझ में आ गया केंद्रक का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के सेल विभाजन, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में जो 26/4/2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इसमें जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल समसूत्रण। केवल क्या होता है, समसूत्रण। इसी से जो है सो शरीर में लगी चोट का जो है सो चोट जो होता है उसका मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जोड़े मिलाइए, कोशिका भित्ति और एटीपी, ये जोड़े मिलाना है। देखिए जोड़े मिलाना है तो एक्चुअली दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत दे रखा है। क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है
ये तो पादप कोशिका में, पौधे की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह सेलुलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। ठीक है, अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में पाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए इसमें विकल्प जो देना चाहिए, इसमें विकल्प में कोई है ही नहीं है ऐसे, मतलब एक का जो है वो बी होना चाहिए, 1 का बी, तो 1 का बी तो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे है, समझ में आ गया, 1 का बी। लेकिन 2 का ए और बी दोनों होगा, 2 का ए और बी दोनों होगा। तो 2 का बी यहाँ पे है, 2 का बी, लेकिन जो है ए नहीं दे रखा है, और 2 का ए यहाँ दिया है लेकिन बी नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो है ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर दे रखा है। इसका क्या है, इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1 का बी और 2 का ए और बी दोनों, ये होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसके आंसर सभी को जो है मिले हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा इनमें से, ऑस्टियोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर और लिम्फ कोशिकाएं। क्या है, क्रोमेटोफोसर और लिम्फ कोशिकाएं। ये जो है आरआरबी एसएससी जो है 21/12/2014 सेट 9 येलो पेपर का क्वेश्चन जो है में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। देखिए इसमें क्या है कि जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका ठीक है, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना होता है। इसका कार्य जो है, कार्य मस्तिष्क से सूचना इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। देखिए ऑप्शन में दिया है जल, 2 में कार्बोहाइड्रेट, बी में शैवाल और डी में जो है प्रोटीन। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल होता है। एक्चुअली जल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोशिकाशील सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित कुछ संरचनाएं होती हैं, निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ये क्या क्या होता है, पहला होता है केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या क्या संरचना होती है, केंद्रक। दूसरा हो जाता है आपका केंद्रक और केंद्रिका, ये दोनों हो जाता है, केंद्रक केंद्रिका। उसके बाद जीव द्रव्य, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्या है, गोल्जी बॉडी होता है। उसके बाद
कसाब सूत्र होता है, कनाब सूत्र होता है। उसके बाद क्या होता है, अंतर द्रव्य जालिका, अंतर है ना। चौथा में क्या, अंतर द्रव्य जालिका होता है, अंतर द्रव्य जालिका होता है। और उसके बाद क्या होता है, अंतर द्रव्य जालिका होता है गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक होता है। क्या होता है, गुणसूत्र, ये पांचवा हो गया अंतर द्रव्य जालिका। छठा में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, फिर गुणसूत्र होता है, फिर राइबोसोम होता है, फिर क्या होता है, तो राइबोसोम होता है, उसके बाद राइबोसोम होता है, फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम भी होता है। उसके बाद क्या होता है, लवक होता है। 8 नंबर में क्या होता है, तो लवक भी होता है, 8 नंबर में लवक होता है। तो इतने सारी चीज़ें जो है, एक जो है कोशिका में होते हैं। इसमें जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80% होती है। अब देखिए इसमें जो है सो जल की मात्रा 80% होती है। प्रोटीन अगर बोलेंगे तो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा इसमें कितना होता है, 15% होती है। कितनी होती है, 15% होती है। अच्छा, वसाएँ 3% होती है, वसाएँ जो होती है ये 3% होती है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 1% होती है, कार्बोहाइड्रेट ये कितनी होती है, 1% होती है। उसके बाद जो है अकार्बनिक लवण 1% होती है, अकार्बनिक लवण 1% होती है, अकार्बनिक लवण 1% होता है। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो क्या जीवाणु पे, कवक पे, शैवाल पे या विषाणु पे। देखिए आरआरबी एसएससी 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु पे ऐसा लागू नहीं होता है, विषाणु पे लागू नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये कोशिका सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान तथा स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत को जो सो प्रतिपादित किया था। और लेकिन ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो ये बताने में असफल रहे थे। और रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन, जिसको कि ओमनिस सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंग, प्रियन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। और डीएनए को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसका एक का सी, तो एक का सी यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ये सब तो होगा ही नहीं दोनों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक का सी, 3 का ए, 3 का ए, देखिए 3 का ए यहाँ दिया है, एक का सी यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी एसएससी 21/2014 सेट 8 ग्रीन पेपर का क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का
नियंत्रण कौन करता है, यानी जीवद्रव्य करता है, केंद्रिका करता है, सूत्रकणिका या केंद्रक करता है। आरआरबी जेई 14/12/2014 का येलो पेपर है। तो इसमें बोल रहा है कोशिका का फंक्शनल यानी कि क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, कोशिकाओं का। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसको पढ़े हैं कि इसका जो केंद्रक होता है वही जो है सो नियंत्रण करता है, क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्या एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। ये भी आरआरबी एएलपी जो है सो टेक्नीशियन 14/8/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, मेटाफेज में होता है। क्या होता है, मेटाफेज जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पादप कोशिका में आ गए हैं हम लोग, किस में आ गए हैं, तो पादप कोशिका में हम लोग आ गए हैं। तो इसको हम लोग जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। क्या है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन है, एथोसाइनिन है, कैसेंथोफाइल्स है, क्लोरोफिल है, किसके कारण होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में पूछा गया 29/4/2016 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन उपस्थिति के कारण जो है नीला, बैंगनी या लाल जो वर्णक होता है वो होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इसमें है देखिए एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन जो होता है ये पाया जाता है आपका जामुन में पाया जाता है। उसके बाद प्याज में पाया जाता है, उसके बाद जो है सो अनार में पाया जाता है, उसके बाद अंगूर में पाया जाता है, उसके बाद जो है किस में पाया जाता है, टमाटर में, चोकोबेरी में, टमाटर हो गया, चोकोबेरी हो गया, इस सब में जो है इस सब में पाया जाता है ये एंथोसाइनिन किस में, ये सब में पाया जाता है। तो देखिए अगला हम लोग देखिए क्या है 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनिल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसमें से कौन सा होता है, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो भोजन बनाने में सहायक होता है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है और इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं इसी के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ये होती है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, संश्लेषण में और जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसी से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये देख लिया आपने क्या होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है। देखो हरा रंग प्रदान करता है कौन सा, तो पानी है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, यूरिया है, सभी जानते हैं क्लोरोफिल हो जाएगा। आरआरबी जेई 25/5/2019 का शिफ्ट 5 चौथा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण क्या माल्टोज कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ये आरआरबी जेई 2/6/19 में पूछा गया क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें से क्या होता है, सेलुलोज में, किसमें होता है, सेलुलोज जो है वो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको कहा जाता है सेलुलोज। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने जो है आज 49 जो है क्वेश्चंस को हम लोग जो है क्या किए हैं, तो सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग जंतु कोशिका जो है
को हम लोग करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले जंतु कोशिका के। और हमारे साथ बने रहने के लिए अब तक आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो है सो। आने वाली वीडियो में हम लोग जंतु कोशिका, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग जो है व्याख्या करेंगे। थैंक यू। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है सो हमें अच्छा लगेगा। और एक बार लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करें कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ कैसे ला पाएँ और जो है आपके लिए सहायक हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।